यहाँ पर देखो लुईस ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, जो भी छूट भी गए रहे होंगे वो भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। देखो लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है, अर्थात अंधों के पढ़ने लिखने की जो लिपि है उसको विकसित किया था ब्रेल ने, इसलिए 4 जनवरी का जो दिन होता है ये लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला दिया है प्रवासी भारतीय दिवस, ये मनाते हैं 9 जनवरी को मनाते हैं, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका वापस आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को मनाते हैं। अगला दिया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन आपको मनाते हैं, ये कब मनाया जाता है, तो आप कहेंगे सर 12 जनवरी को मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी, कब मनाते हैं 15 जनवरी को। अगला है पराक्रम दिवस किसकी जयंती है, तो आप कहेंगे सर पराक्रम जयंती 23 जनवरी को मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर 25 जनवरी को मनाते हैं। इसके पहले एक दिवस और होता है यहां पर 24 को, तो भैया 24 को क्या मनाते हैं कि भैया 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है गणतंत्र दिवस, आप कहेंगे गणतंत्र दिवस जो आपका है ये मनाते हैं आपका क्या, तो आपकी 26 जनवरी, क्या हो जाएगा 26 जनवरी हो जाएगा। अगला दिया गया है शहीद दिवस कब मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। अगला दिया है विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो चीर फाड़ अर्थात 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपके 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 28 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, क्या दिया राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो 4 मार्च को मनाते हैं, यहां पर इसको अंतरराष्ट्रीय भी कह सकते हैं। या देखिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस अभी बताया था 21 मार्च को मनाते हैं, ठीक है ना। और पूछे विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस मनाते हैं आपके 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु शहीद दिवस है ना जो मनाते हैं, ये कब मनाते हैं, तो आपके 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व टीबी दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट आपसे दिया है विश्व स्वास्थ्य दिवस, बहुत पूछा जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, तो आप कहेंगे 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अगला दिया गया है कि विश्व विरासत दिवस और आजाद हिंद फौज दिवस जो आपकी है ये मनाते हैं 18 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस है और आजाद हिंद फौज का जो दिवस है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर जी पृथ्वी दिवस आपकी कब मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं, तो दोस्तों ये 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। आप देखते होंगे कोई भी किताब लिखे हो तो उसमें कॉपीराइट लिखा होता है, कॉपीराइट क्लेम भी आ जाता है, दूसरे कंटेंट को यूज करता है तो भैया कॉपीराइट क्लेम भी हो जाता है। अगला दिया गया है विश्व मलेरिया दिवस है ना, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया की दवा प्राप्त की जाती है सिनकोना वृक्ष के छाल से, किसे, सिनकोना वृक्ष की छाल से पाई जाती है, कुनैन वृक्ष से। यहाँ पर देखो दिया गया है कुनैन जो आपकी दवा है सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। देखो दिया गया है विश्व श्रमिक दिवस, विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं 1 मई को मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस कब मनाते हैं, विश्व नर्स दिवस मनाते हैं आपके 12 मई को मनाया जाता है। अगला दिया है विश्व परिवार दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व परिवार दिवस मनाते हैं आपके 15 मई को, कब मनाते हैं 15 मई को मनाया जाता है। आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाते हैं, आतंकवादी विरोधी दिवस जो मनाते हैं ये आपके 21 मई को मनाया जाता है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे सर जी 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी है कि विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाते हैं, विश्व तंबाकू रोधी दिवस आपके 31 मई को मनाया जाता है। अगला दिया गया है विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, आप कहेंगे सर जी 5 जून को मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। अगला विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं आपके 14 जून को, कब मनाते हैं 14 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं, चलिए बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो मनाते हैं ये मनाते हैं कब, तो आपके 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 29 जून को मनाया जाता है जो आपका अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है।
कारगिल स्मृति दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं आपके 28 जुलाई को मनाते हैं। अगला है विश्व आदिवासी दिवस। विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं 9 अगस्त को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं कब? तो आप कहेंगे सर 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला दिया गया है कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 15 अगस्त को मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं आपके 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राधा कृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस आपका 5 सितंबर को मनाते हैं। ये आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर आपका मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हमने बताया कि 8 सितंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी दिवस जो कि भारत में मनाते हैं ये 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विश्व पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस दोस्तों याद रखिएगा 27 सितंबर को मनाया जाता है। यहां पर अगला पॉइंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं आपके 1 अक्टूबर को मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की जयंती आपकी 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। अहिंसा दिवस के रूप में आपके गांधी जी की जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर। अगला दिया गया है विश्व शिक्षक दिवस। जब आपसे विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो आपको बताना है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है ना, और 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं भैया? एपीजे अब्दुल कलाम वाला भी होता है बाल दिवस, ऐसा कुछ होता है। 15 अक्टूबर को कुछ और भी मनाया जाता है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट आपका होता है, मनाया जाता है। और साथ में हमारा बर्थडे भी 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ठीक है ना, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं आपकी 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व विद्यार्थी दिवस, देखो आ चुका है, हमने बताया था कि कुछ होता जरूर है। कह रहा है विश्व विद्यार्थी दिवस है ना, क्या विश्व विद्यार्थी दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिवस पर मनाते हैं। तो आप कहेंगे सर 15 अक्टूबर हो जाएगा जो अभी आप कह रहे थे। अगला है विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं 16 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को। अगला दिया गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस, देखिए कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर, ये भी आईएमपी है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं 31 अक्टूबर, याद रखिएगा, इसलिए कि भैया जो जम्मू कश्मीर आपका है, लद्दाख आपके अस्तित्व में आए भी थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं आपके 14 नवंबर को मनाया जाता है। मधुमेह दिवस 14 नवंबर। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, यहां पर दिया है कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाते हैं 17 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस आईएमपी पॉइंट है, याद रखिए विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं 19 नवंबर, बिल्कुल आईएमपी, इसको रट लीजिएगा। सार्वभौमिक कह दिया है कि सार्वभौमिक बाल दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? सार्वभौमिक पूछा गया है, तो भैया ये आपके 20 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस अर्थात जिसे बोलते हैं संविधान दिवस, तो विधि दिवस या संविधान दिवस जो मनाते हैं 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं आपके 1 दिसंबर को मनाते हैं। कंप्यूटर दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस जो दिया गया है, विकलांग दिवस आपका 3 दिसंबर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है नौसेना दिवस मनाते हैं आपके 4 दिसंबर को। मानव अधिकार दिसंबर मनाते हैं कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगला दिया गया है, यहां पर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं आपके 14 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस मनाते हैं भारत में 23 दिसंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। और अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय सुशासन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं आपके दोस्तों 25 दिसंबर। क्या मनाएंगे? 25 दिसंबर, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। कि भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो आपका है वो कौन सा है? देखिए 32 नंबर है और 32 का ऑप्शन बनेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अब आपको बताना है 2024 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग छाप दीजिएगा कि जो सर्वोच्च पुरस्कार 2024 में दिया गया है दादा साहब फाल्के, वो किसको दिया गया है। आप लोग बताएंगे, बाकी अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको बताया जाएगा। आपसे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? 33 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनको याद रखिएगा कब 13 में यहाँ पर दिया गया था साहित्य के लिए, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर 34 का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेंगे तो थोड़ा सा हेल्प आपको मिल जाएगी। ऑप्शन को देखकर भी आप लोग सही कर सकते हैं। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो देते हैं वो किस क्षेत्र में देते हैं? चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आप कहेंगे सर ये साहित्य क्षेत्र में है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर 3 हो जाएगा।
और इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार जो आपका होता है खेल क्षेत्र में दिया जाता है, 1 हो जाएगा। महावीर चक्र पुरस्कार जो आपका है वो आपके युद्ध क्षेत्र में देते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा। पुलित्जर पुरस्कार आपकी पत्रकारिता में देते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों 35 नंबर दिया है और 35 को ऑप्शन में से जो बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर बताना है कि भाई जो 2023 का जो अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार है वो दिया गया था आपके रवि कन्नन को। किसको? ऑप्शन बी, रवि कन्नन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है आपसे क्वेश्चन है कि सर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था। बताना है जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी को जो भारत रत्न दिया गया था वो कब दिया गया था। तो याद रखिए 1971 में दिया गया था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है वीरता पुरस्कारों में से सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। वीरता पुरस्कारों में से याद रखिए जो वीरता पुरस्कारों में जो परमवीर चक्र होता है ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन आपका 38 है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार जो आपके थे वो आपके कौन थे। याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है जी शंकर कुरूप, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार थे, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले प्रथम खिलाड़ी आपके कौन थे। भारत रत्न सबसे पहले आपके खिलाड़ियों में दिया गया था सचिन तेंदुलकर को, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। देखिए आंध्र प्रदेश से नहीं संबंधित है, याद रखिए वीरनाट्यम, भाकरम्बम और ये आपका मीसा ये आपके हैं, लेकिन आपके आंध्र प्रदेश से आपका थांगटा नहीं है, तो ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है। यहाँ पर 41 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। लावड़ी आपका जो संबंध है ये आपके महाराष्ट्र से, ऑप्शन ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रऊफ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला लोक नृत्य है। रऊफ जो दिया है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला लोक नृत्य है, तो आपके रऊफ होता है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। लोक नृत्य दिया है और आपके राज्य दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए एम जो आपका एम आपका है वो आपकी केरल से है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यक्षगान आपकी कहाँ का हो जाएगा, तो कर्नाटक का हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 बनेगा। यहाँ पर चाप चार कूट जो दिया गया है वो अभी बताया था मिजोरम से है। मिंडवानी जो आपका है वो कहाँ का है, तो आपकी छत्तीसगढ़ का है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर सुमेलित करना है, 54 नंबर आपसे दिया गया है। और यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई में है, 3 हो जाएगा। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है, हैदराबाद में है, 1 हो जाएगा। वहीं पर देखिए रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ जो आपका है इसकी जो आपका मुख्यालय है वो आपके नई दिल्ली में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संगठन कहाँ पर है, तो आपके देहरादून है, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र जो दिया गया है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पर है, 55 नंबर आपको देना है। चलिए भैया 55 का ऑप्शन देना है और 55 का ऑप्शन जो आपको बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा 55 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा कौन है, तो सी हो जाएगा, जोधपुर में है। याद रखिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान है ये आपके जोधपुर मिलेगा, ऑप्शन सी बनेगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है, याद रखिए इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपकी कब हुई थी, तो आपके 1982 में, जुलाई 1982, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है। और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय चावल ये कटक में है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान अगर क्षेत्रीय लगा देता है, क्षेत्रीय चावल अनुसंधान, तो आपको वाराणसी लगाना है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर राष्ट्रीय खेल से कुछ संबंधित क्वेश्चन आपका है और राष्ट्रीय खेल से अगर क्वेश्चन आपके हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपसे कह रहा है कि भैया जो इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है वो आपका है क्या, बताना है इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका है क्या। तो यहाँ पर देखिए इंग्लैंड का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्रिकेट हो जाएगा। भारत का क्या हो जाएगा, तो आपके हॉकी हो जाएगा। जापान की बात करते हैं तो जूडो हो जाएगा। इंडोनेशिया को हो जाएगा बैडमिंटन, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जो लोग थोड़ा सा ज्यादा होशियार होंगे कि भारत का तो कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है ना, तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, आधिकारिक तौर आपको जरूर मिलेगा, बाकी ऐसा है कुछ नहीं है ना। गूगल में करेंगे तो उसमें मिलेगा कि भारत का आधिकारिक तौर पर कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, बाकी वैसे आपको यहाँ पर क्या है, हॉकी है। तो ऑप्शन देखिए आपका 58 नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से असत्य युग्म आपको पहचानना है, यहाँ पर 59 नंबर है। और 59 नंबर की बात करते हैं तो जो मेजर ध्यानचंद है इन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे लिटिल मास्टर किसे कहते हैं, लिटिल मास्टर किसे कहते हैं बताइएगा। सुनील गावस्कर को कहते हैं ना, सुनील गावस्कर को कहते हैं। जो आपके सचिन तेंदुलकर है इनको मास्टर ब्लास्टर कहते हैं ना, यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा। बंगाल टाइगर के नाम से सौरव गंगुली का जाना जाता है। हरियाणा केन के नाम से कपिल देव को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी गलत हो जाएगा। लिटिल मास्टर आपके किसे, सुनील गावस्कर को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर उनके बाद इनके छोटे भाई मतलब कह सकते हैं आ जाते हैं कौन, सचिन तेंदुलकर।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने ओलंपिक खेलों में प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। मतलब यहाँ पर देखा जाए जो आपके अभिनव बिंद्रा है 2008 में, है ना, उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था। यहाँ पर आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जो ट्रॉफी है क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है। क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, देखिए आपका देवधर ट्रॉफी है, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी से है, सीके नायडू है, लेकिन आपको बताना है यहाँ पर ध्यानचंद ट्रॉफी, तो भैया ध्यानचंद जो आपकी थी वो किसमें, हॉकी में थी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है चिराग शेट्टी, है ना, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी तथा रंकी शेट्टी सात्विक साईराज किस खेल से संबंधित है 62 नंबर में। तो ये बैडमिंटन से, किससे है, बैडमिंटन से है। अगला, दिव्य कृति सिंह का संबंध किस खेल से है, बताना है। जो दिव्य कृति है इनका जो संबंध है वो आपकी किस खेल से है। तो दिव्य कृति का जो संबंध है 63 नंबर में, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए ये आपकी घुड़सवारी है ना, किस खेल से, घुड़सवारी से जुड़ी है। अगला है, अनब्रेकेबल ए ऑटोबायोग्राफी किसकी रचना है। यहाँ पर देखिए 64 नंबर में ये जो किताब है मैरी कॉम की है। याद रखिएगा जो अनब्रेकेबल ऑटोबायोग्राफी है ये मैरी कॉम की बुक है। और अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2028 का जो ओलंपिक खेल है वो किस देश में प्रस्तावित है। तो जो 28 का जो ओलंपिक खेल है वो याद रखिएगा 65 नंबर में ऑप्शन सी, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में खेले जाएंगे, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया था। क्वेश्चन नंबर आपको 66 देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, 66 का ऑप्शन देना है। और 66 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 2010 में। कब, 2010 में राष्ट्रमंडल की मेजबानी किया था भारत ने। अगला है कि एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन जो हुआ था ये कब और कहाँ हुआ था। एशियाई खेलों का जो प्रथम आयोजन हुआ था ये आपके कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा प्रथम आपके 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम आपके कहाँ पर है, देख सकते हैं 68 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर अहमदाबाद में है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर देख सकते हैं खेल और खिलाड़ियों की संख्या पूछा गया है, बड़ी आसानी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए खो खो की अगर हम बात कर लेते हैं तो खो खो में यहाँ पर कितने होते हैं, यहाँ पर 9 होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वाटर पोलो में 7 होते हैं, ठीक है ना, बास्केटबॉल में 5 होते हैं और जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा 69 नंबर में वो ऑप्शन बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन करना है, जिसमें से सुमेलित नहीं है उसे बताना है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, और अगला है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं। तो भैया 4 फरवरी तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 फरवरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 फरवरी को मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी नंबर है ये सुमेलित नहीं था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं, यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा, तो आपका 25 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला है 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये सुशासन दिवस है जो कि 25 दिसंबर को मनाते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। अगला है भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो भारतीय संविधान दिवस जो मनाते हैं ये मनाते हैं आपकी 26 नवंबर, है ना, क्योंकि 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म आपको बताना है, 75 नंबर आपसे दिया गया है। कह रहा है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर है, विश्व राष्ट्रीय शैक्षिक दिवस दिया है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस दिया गया है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 5 सितंबर होगा कि 4 सितंबर होगा, 5 सितंबर होगा, जो कि आपके कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, तो ये बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है आपके 29 जून को मनाते हैं। अगला है आपसे 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 27 सितंबर को जो मनाते हैं वो आपके विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश 2024 में सबसे ज्यादा पर्यटन का केंद्र रहा है। यहाँ पर अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ये कब मनाते हैं, तो आपके 10 दिसंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 10 दिसंबर। अगला है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए 78 है और 78 का ऑप्शन 8 का ऑप्शन बनेगा 24 दिसंबर, क्या हो जाएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सर राष्ट्रीय समानता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय समानता दिवस जो मनाते हैं वो किसकी याद में है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनेगा। 79 का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय समानता दिवस किसकी याद में, तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु घसीटा दास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। गुरु घसीटा दास राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो किस राज्य में है, नोट कर लीजिएगा, ये आपकी छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है असत्य युग्म आपको बताना है, 81 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है, आपसे कह रहा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है।
तो उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड में है ना। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, अर्थात यूके हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। और पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, ए नंबर आपका असम्मिलित था। यहाँ पर देखिए 82 नंबर दिया है और 82 में से आपसे कह रहा है कि सर राष्ट्रीय उद्यान में जिम कार्बेट कहां पर है, तो जिम कार्बेट आपका हो जाएगा उत्तराखंड में, मतलब 4 हो जाएगा। नामेरी कहां पर है, आपके असम में है, 1 हो जाएगा। कूनो जो आपका अभी आपने सुना था एमपी में, तो आपका 2 हो जाएगा। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है, तो आपका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम राज्य में स्थित नहीं है। असम राज्य में स्थित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपसे असम राज्य में कौन सा नहीं है, तो नोट कर लीजिएगा 83 नंबर में पहला ऑप्शन दिया गया है मैलिंग राष्ट्रीय उद्यान। क्या दिया है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मौलिंग वाला तो आपका है नहीं है ना। यहाँ पर देखिएगा ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में काजीरंगा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है असम में है, और मानस राष्ट्रीय भी है, और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान ये आपके असम में, लेकिन जो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा, तो आपके उत्तर प्रदेश में है, याद रखिए डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बनेगा, यहाँ पर देखिए 85 नंबर है, 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भारत की किस राज्य में है, तो पेरियार जो आपका है वो कहाँ पर है, तो आपकी याद रखिए केरल में है। पेरियार मंदिर, पेरियार उद्यान, पेरियार जो भी मिले तो आपकी केरल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा जो चांदौली राष्ट्रीय उद्यान है ना, चांदौली, चांदौली दिया, चंदौली वाला आपका नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में आपका चांदौली वाला ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। एक चंदौली होता है वो आपका यूपी वाला होगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सम्मिलित करना है। आपसे कह रहा है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मिलेगा, तो बुक्सा आपको मिलेगा कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में है ना, 2 हो जाएगा। और मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपकी मुकुर्थी तमिलनाडु में है, 4 हो जाएगा। ठीक है, सरिस्का जो आपका है वो आपकी कहाँ पर है, सरिस्का राजस्थान में, 1 हो जाएगा। और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो बचा कुचा है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आपके तमिलनाडु वाला हो जाएगा, तमिलनाडु नहीं होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपके मेघालय में, तो ये वाला आपका हटा दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट गड़बड़ हो गया कुछ इसको फिर से मिलान कर लेते हैं 88 नंबर में। चलिए फिर से इसको मिलाइएगा, 88 नंबर में से फिर से मिलाना है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि सर जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही था। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो मुकुर्थी आपकी तमिलनाडु में है, ये आपका हो जाएगा। सरिस्का जो आपका है तो सरिस्का आपके राजस्थान में हो जाएगा। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है मेघालय में है, हाँ ये सही है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी वाला हो जाएगा, 2 4 1 3 बनेगा। ठीक है, 2 4 1 3 आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है कंचनजंगा कहाँ पर है, बिल्कुल आसान है, कंचनजंगा कहाँ पर है, तो कंचनजंगा आपका हो जाएगा सिक्किम, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, और इसको अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था, अशोक स्तंभ। अगला है कि भारत का जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं, तो ये तीलियां जो आपकी हैं आप कहेंगे 24 हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जोते है, सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है, तो आपके कहाँ से लिया गया है, आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो उपनिषद ऑप्शन दिया है तो उपनिषद लगा दीजिएगा। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो भैया आपके देखिए कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी आपके 1963 में घोषित किया गया था। 94 का ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। 95 नंबर में से पहले ऑप्शन को देखेगा, आपसे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो आपका संमत है, आप कहेंगे पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घड़ियाल है, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना, घड़ियाल तो है थोड़ा नहीं है। गंगा डॉल्फिन आपके हैं, तो ये आपका देखिए 2 नंबर आपका गलत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब है, आपका गलत हो जाएगा क्योंकि कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है, तो आप कहेंगे 1 और 4 वाला ऑप्शन सही दिया गया है। अगला है कि गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, तो देखिए जो गंगा नदी है इसको भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो मिला था, ये मिला था 2008 में मिला था, ऑप्शन आपका बी 2008 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है, तो भैया याद रखिएगा 52 सेकंड का समय लगता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता पूछा है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के जो राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद हो जाएगा। दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव जो आपके थे कौन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव पूछा है, तो याद रखिए ये है आपके त्रिगवेली, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, त्रिगवेली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 111 और आपसे कह रहा है
सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो आपके हैं कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 4 हो जाएगा। भारत का प्रथम जो प्रधानमंत्री आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1 हो जाएगा। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, तो यहाँ पर देखिए जाकिर हुसैन, 3 हो जाएगा। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए कोई ना कोई ऑप्शन आपको मैच कर रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति आपके कौन थे। यहाँ पर देखा जाए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालाचारी को 1954 में यहाँ पर दिया गया था, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन थी। इनमें से देखा जाए तो भैया जो आपकी बछेंद्री पाल हैं, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की फतह किया था, ये प्रथम भारतीय महिला थी। ऑप्शन डी हो जाएगा बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री आपकी कौन थी। बताना है भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री की अगर बात करते हैं तो ये राजकुमारी अमृता कौर थी। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है असुमेलित युग्म का चयन करना है। यहाँ पर 15 नंबर में से पहला ऑप्शन दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछा गया है, तो भैया पहली प्रधानमंत्री क्या प्रतिभा पाटिल थी। ये तो भैया प्रतिभा पाटिल तो गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति थी। यहाँ से देखिए ऑप्शन आपका ये नंबर है गलत हो गया है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया थी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनने वाली फातिमा बीवी थी, है ना। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, विजयलक्ष्मी पंडित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला आपकी कौन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला जो आपकी हैं वो आपकी नीता अंबानी है। याद रखिए नीता अंबानी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर आपको सुमेलित करना है और आपको बताना है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला जो आपकी थी वो आपकी कौन है, तो इंदिरा गांधी थी। याद रखिए इंदिरा गांधी थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो आपकी थी वो आपकी कर्णम मल्लेश्वरी थी। यहाँ पर 1 हो जाएगा। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला जो आपकी थी नीरजा भानोट था। यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो आपकी थी वो आपकी लीला सेठ हो जाएंगी। मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर बन जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय इनमें से कौन था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय जो था इनमें से आपका कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी आपका आंसर है राइट हो जाएगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। यहाँ पर जो असत्य आपका युग्म है वो आपका है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर 19 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं, है ना, 119 नंबर में तो पहला ऑप्शन दिया गया है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। पहला पॉइंट सही है। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, तो भैया सी राजगोपालाचारी नहीं होंगे। माउंट बेटन योजना के तहत भारत आजाद हुआ, अर्थात माउंट बेटन आपके हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। वहीं पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, तो याद रखिए इसका ऑप्शन सी नंबर है, यहाँ पर गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर आपसे दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, तो भैया प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, प्रारूप समिति के आपके भीमराव अंबेडकर थे, मतलब 3 हो जाएगा। संघ संविधान समिति के आपके कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1 हो जाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू अर्थात 2 हो जाएगा। और कार्य संचालन समिति के आपके कौन बचे, तो आपकी के मुंशी हो जाएगा, तो 4 बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। बताना है कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा शिव रमन समिति। क्या हो जाएगा, शिव रमन समिति हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय से संबंधित समिति कौन सी है। राष्ट्रीय आय से संबंधित आपकी एक समिति है जिसे बोलते हैं पीसी महालनोबिस समिति। क्या बोलते हैं, पीसी महालनोबिस समिति, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना इन्हीं प्रारूप इन्हीं के मॉडल पर आपकी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 123 है संविधान में से संबंधित मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था। तो याद रखिए मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष पूछा गया है
तो यहाँ पर याद रखिएगा जो आपके जेबी कृपलानी है, जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव का सुझाव दिया था? एक राष्ट्र और एक चुनाव का जो सुझाव दिया था वो दिया था आपके रामनाथ कोविंद समिति के, है ना। तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर है, एक राष्ट्र एक चुनाव, है ना। तो ये आपका रामनाथ कोविंद समिति, ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय करों में से सुधार के लिए वर्ष 1991 में से किस समिति का गठन किया गया था? बताना है कि करों में सुधार के लिए 1991 में एक समिति गठन किया गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये गठन हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका डी, राजा चलैया समिति के माध्यम से। तो ऑप्शन डी राजा चलैया समिति बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है 126 नंबर, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। और असत्य युग्म में पहला दिया है कि संस्थागत समिति है ये कार्य करती है भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर सुधार से है। वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है भगवती समिति का संबंध किससे है? तो क्या ये कृषि सुधार से संबंधित है? आप कहेंगे नहीं सर ये गलत है, भगवती संबंध है आपकी बेरोजगारी और लोक कल्याण से है। तो याद रखिए भगवती समिति का जो संबंध है वो आपका जो बेरोजगारी है, तो याद रखिए बेरोजगारी और लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है। 1973 में ये योजना आयोग ने यहाँ पर अनुमान लगाया था, तो इसलिए ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी के आकलन से आपका याद रखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 127 और आपसे कह रहा है नरसिम्हन राव समिति 1991 किस क्षेत्र से संबंधित है? ये जो नरसिम्हन राव समिति आई थी ये जो आपकी आई थी याद रखिएगा बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से है। ऑप्शन बी हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से ग्रामीण और लघु उद्योगों से संबंधित समिति आपकी कौन सी है? ग्रामीण और लघु उद्योगों से संबंधित जो समिति है याद रखिएगा ये आपको बोलते हैं करवे समिति। क्या बोलते हैं? करवे समिति है जो ग्रामीण और लघु उद्योग से संबंधित समिति है, करवे समिति कहती है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है कि गरीबी आकलन से संबंधित समिति आपकी कौन सी है? गरीबी आकलन से संबंधित जो आपकी समिति है वो आपकी इनमें से सभी हो जाएगा, रंगराजन समिति, भगवती समिति, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति या गरीबी आकलन से है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मृच्छकटिकम के लेखक जो आपके हैं कौन है? मृच्छकटिकम के जो लेखक हैं वो आपके शूद्रक हैं, याद रखिए शूद्रक, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से असत्य युग्म आपको बताना है। यहाँ पर पुस्तक और आपसे लेखक दिया गया है, कह रहा है कि काव्य मीमांसा के लेखक आपके राजशेखर हैं। बुद्ध चरित के देखिए दिया गया है बाणभट्ट, क्या ये सही दिया गया है? बुद्ध चरित के लेखक कौन है? चलिए अश्वघोष बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर अश्वघोष बनेगा, अश्वघोष आपका बनेगा, अश्वघोष, ठीक है। अश्वघोष आपका हो जाएगा, अश्वघोष आपका बनेगा, याद रखिएगा अश्वघोष, ठीक है। विनय पत्रिका तुलसीदास, गीत गोविंद आपकी जयदेव। अगला क्वेश्चन है कि 32 नंबर में निम्नलिखित में से कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ आपका नहीं है। कालिदास ने याद रखिएगा मेघदूत है, आपके रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है मालती माधव किसकी रचना है? यहाँ पर बताइएगा मालती माधव एक नाटक है, संस्कृत के प्रसिद्ध एक नाट्य रचना की गई थी भवभूत के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो भवभूत के माध्यम से की गई थी। तो ये आपका एक नाटक है मालती माधव, ये संस्कृत में है और याद रखिए भवभूत के माध्यम से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 और आपसे कह रहा है दुर्गेश नंदिनी व आनंद मठ के रचयिता कौन है? यहाँ पर याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 134 आपसे कह रहा है, पहला ऑप्शन है कि विष्णु शर्मा के जो आपके हैं, है ना, पुस्तक है वो लेखक है विष्णु शर्मा की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर विष्णु शर्मा का आपका बनेगा क्या? पंचतंत्र हो जाएगा, यहाँ पर 4 बनेगा। मैथिली सुनगुप्त की बात करते हैं तो भारत भारती हो जाएगा, 1 बनेगा। वात्स्यायन की बात करते हैं तो कामसूत्र हो जाएगा और विज्ञानेश्वर का हो जाएगा मिताक्षरा, मतलब आपका 2 बनेगा। तो ऑप्शन क्या बन रहा है? ऑप्शन आपका पहला ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक आपके कौन है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। द ओरिजिन ऑफ स्पीच के जो लेखक हैं वो आपका इनमें से वो आपका बी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 136 है निम्नलिखित में से नरेंद्र मोदी द्वारा रचित जो पुस्तक है वो आपकी कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी भी बैठे बैठे एक काम किया है, इन्होंने एक पुस्तक रचा है जिसका नाम है सबका साथ सबका विकास। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर, सबका साथ सबका विकास, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर।
आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है गुलामगिरी के जो लेखक वो आपके कौन है। गुलामगिरी के लेखक जो आपके हैं ज्योतिबा फूले हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा ज्योतिबा फूले, आपका जवाब बिल्कुल सही बनेगा। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 139 लेखक दिया है, पुस्तक दिया है आसुमेलित, आपसे कह रहा है। पहला ऑप्शन है फिरदौसी शाहनामा, अलबरूनी दिया है किताबुल हिंद, अबुल फजल दिया है पद्मावत, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी है, ना कि आपके अबुल फजल हैं। इन्होंने अकबर नामा लिखा है ना, अकबर नामा लिखा है, इसलिए आप कहेंगे सर ये गड़बड़ है। ऑप्शन सी हर्षणी ने प्रयाग प्रशस्ति, है ना, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य है ना, महाकाव्य कविता जो कि कामायनी के लेखक है, जिसे हिंदी की महानतम साहित्यिक कृतियों में से एक माना जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो कामायनी है जिसमें 15 सर्ग हैं और इसके जो लेखक है आपके जयशंकर प्रसाद बनेगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दिया गया है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंट्रेंस एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो लिखी गई है याद रखिएगा, ये जो लिखी गई है वो आपके जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा लिखी गई है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति का निवास स्थल है। जो थारू जनजाति है वो उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, इंडियन। अगला है प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं। याद रखिए प्यासी भूमि का देश जो कहते हैं वो आपकी किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उपनाम दिया है और देश दिया गया है। मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो कहते हैं वो नॉर्वे को कहते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यूरोप का खेल का मैदान जो कहते हैं वो आपके स्विट्जरलैंड को कहते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा। झीलों का देश जो किसे कहते हैं, फिनलैंड को कहते हैं, 4 हो जाएगा। नील का वरदान आपके मिस्र कहते हैं, तो आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या बन रहा है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि असुमेलित कथन आपको बताना है। उपनाम दिया है और आपसे शहर दिया गया है। दिया है भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं जमशेदपुर को, 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं, नवाबों का नगर आपके लखनऊ को कहते हैं। अब आपको बताना है भारत का पेरिस किसे कहते हैं। भारत का पेरिस किसे कहते हैं बताइए जल्दी से। जयपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा जयपुर को कहा जाता है, जयपुर को भारत का पेरिस कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। अगला है भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। बताना है कि सर भारत में मसालों का जो बगीचा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर 158 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, केरल को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं। तो भारत का प्रवेश द्वार आपकी मुंबई को कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे डूबते शहर का देश कहते हैं। तो 160 का ऑप्शन देना है। सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करिएगा। ज्ञान आपको पूर्णता आपको मिल रहा है ना, तो भैया लाइक शेयर करते हुए चलेंगे। डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं। तो आप कहेंगे सर ब्रिटेन को कहा जाता है, याद रखिएगा डूबते सूर्य का देश जो कहते हैं वो आपके ब्रिटेन को कहते हैं। अगला है भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है। भारत के किस शहर को डायमंड हार्बर कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो आपका कोलकाता है, कोलकाता शहर को डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी और याद रखिए कहां पर है, तो आपकी गुजरात में है। ऑप्शन ए बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा झरना है, जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है। याद रखिएगा ये आपका कुंचिकल आपको बताना है, गरसुप्पा मत लगाइएगा। ये आपका जो कुंचिकल जलप्रपात है ये भारत का सबसे ऊंचा झरना आपका है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा जो आपकी होती है वो आपकी कहाँ होती है, तो आपके मासिनराम मेघालय में होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इसमें कहेंगे सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। वहीं पर उत्तर प्रदेश के स्थान आपका चौथा आता है। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है। तो भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर जो कि बिहार है, और इसको हरिहर का मेला कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हरिहर मेला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ असत्य युग्मा को चयन करना है। दिया गया सबसे बड़ी मस्जिद जामा है, सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज है, सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। आपसे यहाँ पर दिया गया है सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबा बांध पूछा गया है तो हीरा कुंड हो जाएगा, ठीक है, टेहरी नहीं होगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर हीरा कुंड बांध जो आपका है, हीरा कुंड बांध जो आपका है वो सबसे क्या है, लंबा बांध है। यहाँ पर अगला है कि भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग पूछा गया है, और जब सड़क सुरंग आपसे पूछ लिया गया है तो आपको चेनानी नासरी सुरंग बताना है। 9.2 किलोमीटर आपका है। ऑप्शन बी बनेगा। अगला है भारत के सबसे बड़ा गुफा मंदिर का नाम क्या है। तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर जो क्या है, कैलाश मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है।
खारे पानी की सबसे बड़ी झील देखिए जो आपकी चिल्का झील है ना, यहाँ पर याद रखिए चिल्का झील, ऑप्शन सी बनेगा। अगला है असत्य युग्म आपको बताना है। आपसे कह रहा है सर पहला ऑप्शन है सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, सबसे अधिक आबादी आपकी मुंबई में है, सबसे बड़ा नदी द्वीप आपके माजुली में है, और आपसे कह रहा है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। याद रखिए कांडला तो नहीं होगा, सबसे बड़ा प्राकृतिक जो आपका है वो है आपका विशाखापत्तनम है। कौन है तो याद रखिएगा जो आपका विशाखापत्तनम आपका है, विशाखापत्तनम बंदरगाह है वो आपका सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है निम्नलिखित में किस देश की संसद को डायट कहा जाता है। तो भैया याद रखिए जापान की संसद है, जापान की संसद को डायट कहा जाता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। रूस की संसद को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों याद रखिए ड्यूमा, रूस की संसद का नाम है ड्यूमा, ऑप्शन सी हो जाएगा ड्यूमा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देश दिया है और संसद का नाम आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट, यहाँ पर 2 हो जाएगा। डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग, नाम है फोल्केटिंग, 4 हो जाएगा। नेपाल की संसद का नाम क्या है, तो नेपाल की संसद का राष्ट्रीय पंचायत नाम है, 1 हो जाएगा। और भारत की संसद का नाम है संसद, तो आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बन रहा है बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। जातीय संसद किस देश की सर्वोच्च विधायी निकाय है, तो दोस्तों जातीय संसद अगर पूछे तो आपको बताना है बांग्लादेश की है, बांग्लादेश। वहीं पर दिया गया है चीन की संसद का नाम क्या है, तो चीन की संसद के नाम की अगर बात करते हैं तो नेशनल पीपल कांग्रेस है। क्या है, नेशनल पीपल कांग्रेस। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाए। आपके सामने आ गया है पहला क्वेश्चन, कह रहा है यहाँ पर दिया है चीन की राजधानी इनमें से है क्या। चलिए बताना है कि चीन की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर चीन की राजधानी है बीजिंग, जो कि आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा, चीन की राजधानी आपकी बीजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चीन की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर चीन की मुद्रा का नाम क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा रेनबिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी आपकी है क्या, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर इंडोनेशिया की राजधानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा जकार्ता हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से चलेंगे और आप लोग भी अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए चलेगा। अगला है इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे सर इंडोनेशिया की मुद्रा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी रुपया चलता है। क्या चलता है, रुपया चलता है, याद रखिए इसको ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान की राजधानी क्या है, तो ईरान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर ईरान की राजधानी होती है तेहरान। क्या है, तेहरान है। और अगर पूछे कि ईरान की मुद्रा क्या है, तो ईरान की मुद्रा क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे रियाल हो जाएगा, रियाल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी पूछा है तो आप कहेंगे अफगानिस्तान की हो जाएगी काबुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अफगानिस्तान की अगर मुद्रा पूछता है तो आप कहेंगे अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो आपकी क्या हो जाएगा, अफगानी है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अफगानी बनेगा। यहाँ पर अगला दिया गया है बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर बांग्लादेश की राजधानी की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ढाका हो जाएगा। और अगर पूछे बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या बनेगी आपकी है क्या, तो आप कहेंगे सर नई दिल्ली हो जाएगा। और यहाँ पर क्या चलता है, तो आप कहेंगे रुपया चलता है, डी नंबर। ईरान की राजधानी क्या है बताना है। रिवीजन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्पीड में भी पढ़ते चलेंगे और आप लोगों ने काफी समय दे दिया है इस प्रकार की वीडियो में, तो आपको बिल्कुल रटा होगा, बस आपका रिवीजन बिल्कुल अच्छी तरीके से हो रहा होगा। देखिए ईरान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर ईरान की राजधानी हो जाएगी यहाँ पर बगदाद, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इराक, देखो यहाँ पर दिया इराक की मुद्रा क्या है, तो जब इराक की मुद्रा पूछे तो आपको दिनार बताना है। क्या बताना है, दिनार बताना है। जापान की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर जापान की राजधानी क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर टोक्यो हो जाएगी, टोक्यो, जो कि ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है कि जापान की मुद्रा का नाम बताना है, तो ये बताइए जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे जापान की मुद्रा का नाम है यहाँ पर एन हो जाएगा, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हाँ ठीक है, हमने कुछ गलत बता दिया क्या बांग्लादेश में, क्यों भाई जल्दीबाजी में कुछ हमने गलत बता दिया गया क्या। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और 12 में आपसे कह रहा है कि भारत की मुद्रा दिया है, कौन सा क्वेश्चन भाई, बांग्लादेश की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है ना, और 10 दिया है तो 10 के यहाँ पर टका हो जाएगा, कुछ हमने दूसरा लगा दिया था क्या, अच्छा रुपया लगा दिया था, चलिए माफ करिएगा, यहाँ पर टका ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपके कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए म्यांमार में आ गए। म्यांमार देखो यहाँ पर म्यांमार की राजधानी क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है और 17 की बात करते हैं तो म्यांमार की राजधानी नई राजधानी क्या है, नैपीदाव है। नैपीदाव कहाँ है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर। म्यांमार की अगर मुद्रा पूछता है तो आप कहेंगे सर म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा क्या हो जाएगा, क्या तो हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है नेपाल की राजधानी क्या है, तो नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू हो जाएगा, काठमांडू बन जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेपाल की मुद्रा का नाम बताना है, तो नेपाल की मुद्रा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रुपया हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पाकिस्तान की राजधानी, देखिए पाकिस्तान की राजधानी तो आप कहेंगे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस्लामाबाद है। और पाकिस्तान की मुद्रा पूछ लेता है तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान की मुद्रा का नाम है, यहाँ पर क्या चलेगा 22 नंबर में, तो आप कहेंगे यहाँ भी रुपया होता है, पाकिस्तानी रुपया। अगला दिया गया है फिलीपींस की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगी क्या, तो आप कहेंगे जी सर आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, मनीला बन जाएगा। फिलीपींस की मुद्रा क्या है, फिलीपींस की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पर फिलीपींस में चलता है पेसो चलता है, क्या चलता है, यहाँ पर पेसो चलता है। और अगला है थाईलैंड की राजधानी क्या है, ये सब आपके पड़ोसी देश लगभग आपके घूम फिर के हैं, है ना, कोई सेकंड पड़ोसी है, कोई
थर्ड पड़ोसी है, कोई 10 पड़ोसी है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 25 नंबर दिया और 25 को ऑप्शन बी बनेगा। याद रखिएगा थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला है थाईलैंड की मुद्रा क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पर देखा जाए 26 नंबर में, तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बाहत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहत, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, बाहत बन जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताना है। चलिए यहाँ पर बताना है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो बनेगी इनमें से क्या हो सकता है। यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 27 नंबर दिया और 27 का ऑप्शन बनेगा वो आपको हो जाएगा आबू धाबी। क्या है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो आपकी हो क्या है? आबू धाबी बनेगी। ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला है संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो आपकी है क्या? देखो ऐसे देश आपके हैं जहां से आपके भारत के जो व्यापार के संबंध अच्छे हैं, वहीं से ज्यादा आपकी राजधानी पूछी जाती है, वहीं की मुद्रा भी पूछी जाती है। याद रखिएगा, मतलब जहां से भी लगभग आपके भारत के साथ जो संबंध मजबूत हैं, व्यापार वगैरह होता है, लगभग ज्यादा से ज्यादा वही चीजें आपकी पूछी जाती हैं, है ना। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि भैया संयुक्त अरब अमीरात की जो वो है मुद्रा वो आपकी कौन है, तो वहां पर कहेंगे सर इसका आंसर आपका जो बनेगा 28 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। ये जकार्ता क्या बोल रहे हैं, संयुक्त अमीरात की मुद्रा पूछा है ना, मुद्रा पूछा है तो मुद्रा क्या हो जाएगा? दिरहम होती है, दिरहम होती है, दिरहम। यहाँ पर दिया है कतर की राजधानी, तो आप कहेंगे सर कतर यहाँ पर दिया है, कतर की हो जाएगी दोहा। क्या हो जाएगी? दोहा हो जाएगा। कतर की मुद्रा पूछा गया है तो कतर की मुद्रा होती है रियाल होती है। क्या होती है? रियाल होती है। अगला है सिंगापुर की राजधानी क्या है, तो सिंगापुर की राजधानी क्या बनेगी? सब लोग जानते होंगे कि सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। क्या हो जाएगा? सिंगापुर सिटी बनेगा। सिंगापुर की मुद्रा का नाम पूछे तो आप कहेंगे सर सिंगापुर देखा जाए तो यहाँ पर डॉलर चलता है। अपने भारत में देखा जाए जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जो लोगों की यहाँ पर जो पैसे आते हैं वो आपके क्या है? डॉलर से ही आते हैं। अपने सिंगापुर, अपने एरिया में सिंगापुर ही काम करता है, अपने एशिया में। तो याद रखिए डॉलर के रूप में होती है, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा डॉलर। अगला है श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका की राजधानी आप बताइएगा, श्रीलंका की राजधानी क्या है। यहाँ पर देखा जाए 33 नंबर में, तो आप कहेंगे 33 को ऑप्शन बी हो जाएगा श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी, श्री जयवर्धनेपुर कोट्टे आपका आंसर राइट हो जाएगा। श्रीलंका की मुद्रा बताना है तो आप कहेंगे श्रीलंका की मुद्रा का नाम है, यहाँ पर रुपया बनेगा बी नंबर। अगला है तजाकिस्तान की राजधानी, तजाकिस्तान की राजधानी तो आप कहेंगे सर दुशांबे, दुशांबे जिसका ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है कि तजाकिस्तान की मुद्रा का नाम बताना है। तजाकिस्तान की मुद्रा दिया है 36 नंबर है। यहाँ पर देखा जाए तो 36 नंबर में हो जाएगा तजाकिस्तान में चलता है यहाँ पर सोमोनी। क्या चलता है? सोमोनी चलता है। यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। चीन की आपकी युआन है तो इसलिए आपको युआन नहीं लगाना है, यहाँ लगा है सोमोनी। अगला दिया गया है फ्रांस की राजधानी बताना है। चलिए फ्रांस की राजधानी बताना है 37 नंबर में, तो आप कहेंगे फ्रांस की राजधानी क्या है, तो पेरिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही बनेगा। फ्रांस की मुद्रा पूछा है तो आप कहेंगे सर फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर 38 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यूरो चलता है। यहाँ पर चलता है आपका यूरो चलता है। अगला दिया है जर्मनी की राजधानी क्या है, तो जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगा? बर्लिन हो जाएगा। शायद क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहाँ पर जर्मनी की मुद्रा पूछे तो आप कहेंगे जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो यहाँ पर भी क्या चलता है? यूरो चलता है। अर्थात अगर कोई भी यूरोपीय देश है, लगभग 19 से 20 ऐसे देश है यहाँ पर यूरोपीय कंट्री है, और यूरोपीय कंट्री में आपकी जो चलती है वो आपकी यूरो ही चलती है। यहाँ पर अगला है कि ग्रीस की राजधानी आपकी है क्या, तो भैया यहाँ पर ओलंपिक गेम खेले गए थे। ग्रीस की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर एथेंस हो जाएगा, एथेंस। अगर मुद्रा पूछ ले तो आप कहेंगे सर ये भी आपका कौन सा कंट्री है, आपकी यूरोपीय कंट्री, अर्थात यहाँ भी यूरो चलता है। अगला है इटली की राजधानी, तो आप कहेंगे सर इटली की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे सर इटली की राजधानी रोम है ना। क्या है? रोम हो जाएगा। और हमने कहा इटली भी कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है, तो लगभग देखा जाए यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगा? यहाँ पर यूरो बनेगा। रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी बताना है, और रूस की राजधानी क्या हो जाएगा? मास्को। क्या हो जाएगा? मास्को हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर जो आपकी मुद्रा है रूस की वो आपकी कौन सी है, तो यहाँ पर रूबल चलती है। क्या चलती है? रूबल चलती है। अगला है कि स्पेन की राजधानी क्या है, तो भैया स्पेन की राजधानी की बात करते हैं तो आप कहेंगे मैड्रिड। क्या हो जाएगा? मैड्रिड हो जाएगा। स्पेन की मुद्रा पूछे तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर यूरो चलता है, क्योंकि ये भी आपका यूरोपीय कंट्री है। अगला है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी बताना है, तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन है। क्या है? लंदन है। आपके एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं। अगला है कि यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर चलता है पाउंड। क्या होता है? पाउंड होता है। याद रखिए पाउंड चलता है। जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से आपका हुआ था। जीएसटी दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को मनाते हैं। याद रखिएगा 1 जुलाई को लागू किया गया था, जो कि कनाडा के मॉडल पर आधारित है। अपने यहाँ की जो जीएसटी है वो कैसे हैं, तो कनाडा के मॉडल पर आपके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो आप कहेंगे जीएसटी का पूर्ण होता है गुड्स है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। याद रखिएगा जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। 122वां वाला जीएसटी विधेयक के पक्ष में 336 वोट पड़े थे, विपक्ष में कुल 11 आपके वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को 3 अगस्त 2016 को और राज्यसभा के द्वारा 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को यहाँ पर दिया था। 8 सितंबर 2016 को दिया था। यहाँ पर देखिए 101 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम है, भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित आपका कर हो जाएगा। यहाँ पर भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था, विजय केलकर समिति ने दिया था। जीएसटी अर्थात इसका मुख्यालय कहां पर है, आपके दिल्ली में है। इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो अमिताभ बच्चन हो जाएंगे। जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, आपका असम है, जो कि 12 अगस्त 2016 को लागू किया गया था। अंतिम राज्य आपका जम्मू कश्मीर है, जो कि 5 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी के अंतर्गत 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष कर आते हैं और 23 जो आपके आते हैं अधिभार को शामिल किया गया है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जीएसटी की पंजीकरण संख्या पूछे तो आप कहेंगे सर जीएसटी का पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। कितने? 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित 5 प्रकार की दरें अगर पूछता है तो आप कहेंगे 0, 5, 12, 18 और यहाँ पर 28 ये दरें आपकी
आपकी होती हैं। लेकिन आपसे पूछे इनको कितने स्लैब में किया गया है, तो आपकी 4 होती हैं, अभी आपको मिलेंगे। यहाँ पर दिया है संविधान में जीएसटी परिषद को नए अनुच्छेद 279 के ए में रखा गया है और इसके गठन का प्रावधान किया गया है। जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को हुई थी। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद में सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या आपकी 33 है। याद रखिएगा, जीएसटी परिषद में राज्यों को 2/3 और केंद्र को 1/3 वोटाधिकार आपको दिया गया है। जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है। जब आपसे भाग पूछे तो आप कहेंगे जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर याद रखिएगा सीजीएसटी है, जीएसटी है, यूजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी है। फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दिया है, जिसे आपका सीजीएसटी मतलब आपका सेंट्रल हो गया, आईजीएसटी मतलब होता है इंटीग्रेटेड होता है ना। आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269 ए में रखा गया है। याद रखिए, एसजीएसटी राज्य सरकार तथा सीजीएसटी केंद्र सरकार लगाती है। शराब है, पेट्रोलियम है, वस्तु, शिक्षा, जो स्वास्थ्य है, इन सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। मतलब यहाँ पर देखा गया है शराब, पेट्रोलियम, वस्तुएं। लेकिन शिक्षा तो भैया आपकी हो गई है ना, शिक्षा में रिलेटेड जैसे आपकी कॉपी किताबें हैं, इनमें तो आपका रखा गया है, इसको हटाइएगा। पेट्रोलियम है, शराब आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपका नहीं है। अगला दिया है राज्यों को जीएसटी होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाती है। भारत में जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना है। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का नाम क्या है? तो असीम दास गुप्ता थे, असीम दास गुप्ता हो जाएंगे। वैश्विक स्थानों में उपनाम आपसे पूछा गया है कि भैया वैश्विक स्थानों को उपनाम आपसे कह रहा है कि पवित्र भूमि किसे कहते हैं? एरूशलेम को कहते हैं। यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। यूरोप का अखाड़ा कहते हैं विलियम को। 7 पहाड़ियों का नगर कहते हैं रोम को। एम्पायर सिटी कहते हैं आपके न्यूयॉर्क को। और स्वर्णिम द्वार का शहर कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को। देखो क्वेकर सिटी कहते हैं आपके फिलाडेल्फिया को। एंडीज की जो मोती है उसे कहते हैं क्यूबा को। आंसुओं का द्वार कहते हैं आपके बाब एलमंडेब जलसंधि को। निषिद्ध का शहर कहते हैं लहासा जो तिब्बत में है। नील नदी का वरदान जो कहते हैं मिस्र को। लौंग का द्वीप किसे कहते हैं? जंजीबार को। चीन का सुख कहते हैं हांगहो नदी को। मोतियों का द्वीप कहते हैं किसको? तो आपके बहरीन को। भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं जिब्राल्टर जलसंधि को। विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं प्रेरी घास के मैदान जो कि उत्तरी अमेरिका में है। पीली नदी कहते हैं हांगहो नदी को। कंगारुओं का देश कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। और प्रातःकालीन शांति की भूमि कहते हैं आपकी कोरिया को कहते हैं। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्राकृतिक स्थल, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क है आपके कहाँ पर है? तो आपके असम में है। कहाँ पर है? असम में है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य आपके असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर है? राजस्थान में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी फूलों की घाटी ये आपके कहाँ पर है? तो आपके उत्तराखंड में है। पश्चिमी घाट कहाँ पर है? तो आपकी कर्नाटक, केरल और गोवा में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा कि मिश्रित स्थल है जो कि आपकी कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये आपके सिक्किम में आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्थलों के उपनाम आपसे पूछा गया है और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया था कल की क्लास में, कल के एग्जाम में। कह रहा है स्वर्ण मंदिर का जो शहर कहते हैं वो आपके अमृतसर को। मसालों का बगीचा आपके केरल को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं कश्मीर को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि कहते हैं आपके पंजाब को। 7 टापुओं का शहर आपके मुंबई को। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को कहते हैं। कृषि मत लगाइएगा, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड आपकी गंगा नदी है। यहाँ पर गंगा नदी है तो भैया इसीलिए आप कहीं ना कहीं इस पर फोकस कर दिया गया है। भारत का बगीचा कहते हैं बेंगलुरु को। भारत का रत्न किसे कहते हैं? सॉरी, कर्नाटक का रत्न कहते हैं मैसूर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं भरतपुर को। पर्वतों की रानी कहते हैं मसूरी को जो उत्तराखंड में है। इस्पात नगरी कहते हैं जमशेदपुर को कहते हैं। भारत का हॉलीवुड कहते हैं आपके मुंबई को। पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं शिलांग जो कि मेघालय में है। और पूर्व या भारत का पेरिस कहते हैं आपके जयपुर को। राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़गढ़ को। फूलों की डलिया कहते हैं आपके हिमाचल प्रदेश को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं आपके कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं आपके कोयम्बटूर को कहा जाता है। यहाँ पर देखो दिया है भारत का मैनचेस्टर, तो आप कहेंगे सर भारत का मैनचेस्टर कौन है? आपका अहमदाबाद है। दक्षिण का कश्मीर कहते हैं आपके केरल को। याद रखिए दक्षिण कश्मीर कहते हैं केरल को। भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं जमशेदपुर को। ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है प्रयागराज को। भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया जो कि आपके मुंबई में है। क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भैया जो मुंबई है ना, ये जो आपका है कहाँ पर? मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया। अगला है ब्लू माउंटेन के नाम से एक क्वेश्चन ऐसा आया था। ब्लू माउंटेन शायद आपका ऐसे क्वेश्चन था, व्हाइट माउंटेन या ऐसे कुछ करके आया था। देखो ब्लू माउंटेन के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये फोंगपुई है जो कि आपके मिजोरम में है। नवाबों का शहर लखनऊ है। मंदिरों का शहर वाराणसी है। और झीलों का शहर आपका श्रीनगर हो जाएगा। भारत में जुड़वां शहर कहा जाता है आपके हैदराबाद और आपके सिकंदराबाद को। कह रहा है भैया विषाणु अर्थात वायरस से होने वाले रोग जैसे गलसुआ होता है, इसमें जो पेराडिक लाल ग्रंथियां होती हैं ये प्रभावित होती हैं। टेक्रोमा आपसे पूछेगा, टेक्रोमा जो संबंधित है ये किस अंग से संबंधित है? तो टेक्रोमा जो संबंधित है वो आपके नेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला डेंगू बुखार जब आता है ना तो याद रखिए मांसपेशी और जोड़ों में बड़ा दर्द होता है, बुखार भी आपका आता है। यहाँ पर देखो दिया है इन्फ्लुएंजा, याद रखिए जिसे फ्लू बोलते हैं और इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। याद रखिए इसे श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज जो कुत्ते काटने से होता है जिसे हाइड्रोफोबिया रोग कहते हैं, इसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। खसरा जो होता है वो संपूर्ण शरीर में आपका होगा। चेचक जो होता है संपूर्ण शरीर में होगा। पोलियो होगा, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। और हार्पीस जो होता है वो त्वचा जो होती है वो प्रभावित हो जाती है। यहाँ पर दिया है एन्सेफ्लाइटिस रोग होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। जीवाणु दिया है तो भैया निमोनिया है, निमोनिया को बोलते हैं। निमोनिया से प्रभावित होता है फेफड़े। जैसे आपका वायरस आया था ना कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस में क्या हो रहा था? फेफड़े की समस्या कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे?
अब टिटनेस जो दिया है, टिटनेस से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, बाकी यहाँ पर देखा जाए तंत्रिका तंत्र। अब जो उसको टिटनेस हो जाता है ना, उसकी दांती जो होती बंद हो जाती है और वो बिल्कुल क्या होता है, धनुष के जैसे बिल्कुल बन जाता है। तो याद रखिए इसे धनुष टंकार भी कहते हैं। इसे में जबड़े जो होते हैं लॉक हो जाते हैं, इसलिए इसे जबड़ा लॉ कहते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर टिटनेस हो जाएगा। हाँ, इसमें बहुब्रीहि समास कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वाट ल्यूज्म, ये छोड़िएगा, ये मियादी बुखार जिसे हम लोग टाइफाइड भी कहते हैं, मियादी बुखार या टाइफाइड से होता है, आंत का रोग होता है। कुष्ठ रोग से त्वचा प्रभावित होती है। क्षय रोग अर्थात जो टीबी होता है, शरीर का कोई भी अंग विशेषकर फेफड़े आपके होते हैं, क्योंकि टीबी जो होती है वो फेफड़े में तो होती है, कभी कभी बोन जो आपकी होती है अर्थात हड्डियों में भी यहाँ पर आपकी टीबी हो जाती है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फेफड़े में टीबी होती है, कभी कभी पैरों में भी टीबी होती है। ये टीबी दूरदर्शन वाली टीबी नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है हैजा, और हैजा में जो होती है आंत होती है, आहार नाल विशेष करके ये प्रभावित होती है। डिप्थीरिया में जो आपकी श्वास नली है प्रभावित होती है। काली खांसी से श्वसन तंत्र और सिफिलिस से होते हैं जनन अंग। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया जो जनन अंग होते हैं सिफिलिस के माध्यम से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर प्लेग से जो आपके फेफड़े हैं, लाल रुधिर कणिकाएं ही प्रभावित होती हैं। कवक अगर बात करते हैं तो कवक से क्या होते हैं, जैसे छाले होना, है ना, तो भैया गाल मुहासा प्रभावित हो जाएगा। फिर आपको अच्छी सी क्रीम आपको डॉक्टर देंगे, है ना। यहाँ पर देखो दिया एथलीट फुट जो होता है, पैर मतलब एक प्रकार से हाथी पैर जैसे होता है, बड़ा मोटा पैर हो जाता है, तो उसमें आपके पैर प्रभावित होते हैं। दाद खाज खुजली से इससे त्वचा प्रभावित होती है। गंजापन से भैया सिर के बाल होते हैं। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है विभिन्न माध्यम में ऊर्जा का रूपांतरण। देखिए अगर पूछे जो डायनमो होता है इसका ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, तो ये जो डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा होती है, इसको बाद में विद्युत ऊर्जा होती है। जैसे ट्रैक्टर होता है, इसको हम स्टार्ट करेंगे पहले तो इसमें यांत्रिक तरीका होगा, इसके बाद जब स्टार्ट हो जाएगी तो इसमें क्या होगा, विद्युत प्रकाश से होगा, तो अर्थात यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा। मोमबत्ती जो होती है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और उष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन दिया है, माइक्रोफोन ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, इसको याद रख लीजिएगा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है। याद रखिए जो लाउड स्पीकर होता है पहले इसमें विद्युत देते हैं तभी आपको ध्वनि ऊर्जा मिलेगा और चिल्लाएगा, है कि नहीं। और माइक्रोफोन में क्या होता है, जो आप लोग लीड लगाते हैं तो पहले आपको उसमें ध्वनि आता है, फिर इसमें से विद्युत कन्वर्ट होगा। सोलर सेल में सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। यहाँ पर देखो अगला है विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में, विद्युत से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसको याद रख लीजिएगा, बाकी तो आप पढ़े लिखे होशियार हो। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, ये हरित क्रांति दिया, हरित क्रांति जो संबंधित है वो आपकी खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, पीली क्रांति सरसों तिलहन से है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, लाल क्रांति आपके मांस और टमाटर से है, गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज झींगा से है, बादामी क्रांति मसाला से है, रजत क्रांति अंडा से है, खाकी क्रांति चमड़ा से है और सेफ्रान क्रांति आपकी केसर से है, सेफ्रान क्रांति केसर से है। रजत रेशा आपकी कपास उत्पादन से हो जाएगा। और अगर पूछे मीठी क्रांति क्या है, तो भैया मीठी क्रांति आपकी शहद उत्पादन से। स्वर्ण रेखा जो आपकी क्रांति है तो आपकी जूट से है। कृष्ण या काली क्रांति आपके बायोडीजल उत्पादन है। भूरी क्रांति उर्वरक है और हरित सोना है बांस उत्पादन से। सदाबहार क्रांति है जैव तकनीकी से है अर्थात कृषि के समग्र विकास से है। ग्रीन गोल्डन क्रांति आपकी चाय से है। सुनहरी क्रांति आपकी फल है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना है और गोल्ड क्रांति है आपकी आलू से है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। एक मॉडल पेपर के साथ मॉडल पेपर लगा देंगे, ठीक है, धन्यवाद।